हमारे गांव में एक पुरानी कहानी चलती थी। कहते थे जो बूढ़ा इंसान 100 साल तक जिंदा रहता है वो आखिर में गाय लोगों की मम्मा बन जाता है। और कहते थे ऐसी मम्मा को अंडा दिखाई ही नहीं देता, अंडा सिर्फ इंसान ही देख सकता है। और फिर जिस दिन मेरी परनानी 100 साल की हुई उसी दिन हमारे घर के आंगन में पूरा गांव जमा हो गया। मेरे दादा ने 10 अंडे उबाल कर लाए और परनानी के सामने रख दिए। माँ, इन 10 अंडों में से अगर तुम एक भी छील दोगी तो तुम घर में रह सकती हो। मेरी दादी का हाथ कांपने लगा। वो बोली, अरे रोज तो माँ से चॉपस्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ी जाती, तुम उनसे अंडा कैसे छिलवा रहे हो? दादा ने गुस्से में कहा, गांव के लोग सब देख रहे हैं, अगर अंडा नहीं छिला तो घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे बाप जल्दी मर गए थे, तुम्हारी माँ ने अकेले तुम सब भाइयों को पाला, अब उनके हाथ इतने कांपते हैं, फिर भी अंडा छिलवाओगे? दादा ने भौहें सिकोड़ ली। काफी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर मैं बोला, माँ बुरा मत मानना, पर एक बात कहूं, 5 साल पहले झाव वाली दादी ने भी अंडा छीलने से मना कर दिया था। उसका बेटा जिद करके उसे घर में रख लिया, लेकिन उसके बाद उनके घर में लगभग बड़ा हादसा हो गया था। माँ, अगर तुम अंडा नहीं छीलना चाहती तो कहीं तुम पहले ही गाय लोगों की मम्मा तो नहीं बन गई? जैसे ही दादी की यह बात खत्म हुई, घर में तमाशा देखने आए सारे लोग एकदम चुप हो गए। सबकी नजर सीधी मेरी परनानी पर टिक गई। मैं छीलूं। ठीक है। परनानी ने अंडा हाथ में लिया, उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगी और तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। सब लोग एकदम घबरा गए। कुछ देर बाद जब लाइट दोबारा जली तो परनानी के हाथ में अंडा पहले ही छिला हुआ था। मैंने साफ देखा परनानी ने अंडा छील दिया था। वो मुड़ी और गांव वालों की तरफ मुस्कुराकर बोली, सुअर काटो, भेड़ काटो, 3 दिन तक जश्न मनाओ। जैसे ही दादा ने ये बात सुनी वो दादी के साथ आंगन में सुअर और भेड़ पकड़ने चले गए। कमरे में सिर्फ हम 4 लोग रह गए। मेरी परनानी मुस्कुराते हुए सबसे छोटे बच्चे युवान बाव को देखने लगी। 9 बाव, अब तुम सब बड़े हो गए और परनानी भी बूढ़ी हो गई। जैसे ही परनानी ने देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, उन्होंने हाथ से मुझे बुलाया, आओ 8 बाव, तुम भी इधर आओ। लेकिन मुझे उनसे अजीब सा डर लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था उनके शरीर से हल्की पीली रोशनी निकल रही है और माहौल बहुत ठंडा और डरावना हो गया था। तभी किसी ने धीरे से कहा, मत जाओ, वो गाय लोगों की मम्मा है। ये सुनते ही मेरी परनानी का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने सिर नीचे कर लिया और उनकी आंखें फिर से इधर उधर घूमने लगी। फिर उन्होंने जेब से 2 टॉफी निकाली, आंखें छोटी करके मुस्कुराते हुए बोली, अरे बच्चे, अभी तुमने गलत देखा, अंडा तो परनानी ने ही छिला है। अगर परनानी सच में गाय लोगों की मम्मा होती तो क्या तुम्हें टॉफी देती? 8 बाव 9 बाव, तुम दोनों पहले बाहर जाओ। रात होने तक घर के सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, लेकिन एक इंसान गायब था, जौदी। तुम दोनों ने जौदी को देखा क्या? अभी थोड़ी देर पहले वो पश्चिम वाले कमरे में परनानी के साथ टॉफी खा रहा था। उसने कहा उसका पेट दुख रहा है इसलिए वो शौचालय गया है। मैंने अभी देखा नहीं, मुझे भी नहीं पता। तीसरी चाची दरवाजे के बाहर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा कर पैर पटकने लगी। इतनी रात हो गई, तुम लोग बच्चों के साथ खाना खाओ, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गई। परनानी जैसे भूखी ही नहीं थी, वो स्टूल पर बैठी थी लेकिन कुछ खा नहीं रही थी। परनानी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे अभी भूख नहीं, तुम लोग ज्यादा खाओ। ये कहकर परनानी गोदाम की तरफ चली गई। अगली सुबह घर के सारे लोग वापस आ गए। उन्होंने पूरी रात जाउदी को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तीसरी चाची जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, जाउदी कभी इधर उधर नहीं भागता। फिर वो पश्चिम वाले कमरे से निकलते ही अचानक कैसे गायब हो गया? ये बोलते वक्त तीसरी चाची की नजर सीधी परनानी पर टिक गई। तीसरी बहू, तुम ये क्या कहना चाहती हो? मैंने अभी नौबाव से पूछा। उसने बताया, तुम और जाउदी कमरे में झगड़ रहे थे। जाउदी कह रहा था तुम गाय लोगों की मम्मा हो और उसने ये भी कहा अंडा तो दादा ने पहले ही छील कर तुम्हें दिया था। फिर तुमने जाउदी को टॉफी दी और उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। जाउदी तुम्हारी वजह से गायब हुआ है। ये सुनते ही मेरी परनानी ठंडी हंसी हंसी। तीसरी बहू, ऐसी बातें यूं ही नहीं बोलते, मैंने अंडा नहीं छिला। तीसरी चाची रोने और चिल्लाने लगी। तीसरे चाचा गुस्से में हाथ उठाने वाले थे लेकिन मेरे बड़े चाचा ने उन्हें रोक लिया। बच्चा खो गया है, माँ का घबराना स्वाभाविक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो माँ से एक बार फिर अंडा छिलवा लो। हाँ माँ, एक बार और अंडा छील दो। मेरी परनानी ने तिरछी नजर से तीसरे चाचा को देखा। उनकी आंखें 2 बार इधर उधर घूमी। फिर वो गुस्से में बोले, जाउदी मेरी सगी पोती है, उसके खोने से मुझे भी सबसे ज्यादा दुख है, लेकिन सिर्फ घबराहट में माँ पर इल्जाम लगाना सही नहीं। ये सिर्फ अंडा छीलने की बात नहीं है, तुम लोग माँ पर भरोसा ही नहीं करते, तुम लोग उन्हें मम्मा समझते हो। इतना कहते ही मेरी परनानी की आंखें लाल हो गई और वो धीरे से बोली, सच कहूं मैं सच में मम्मा बनना चाहती हूँ। कम से कम तब मुझे तुम लोगों से प्यार करने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। ये सुनते ही कमरे में खड़े सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी एक जवान औरत आगे आई। वो तीसरी चाची से बोली, तीसरी बहू, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, चलो फिर से पूरे गांव में ढूंढते हैं। हो सकता है जाउदी अभी भी गांव में ही हो, क्योंकि जाउदी तो हमेशा बहुत आज्ञाकारी बच्चा था। गांव वाले बोले, अगर वो यूं ही इधर उधर नहीं भाग सकता तो जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। आज अगर ये अंडा फिर से नहीं छिला तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। दादा गुस्से में बोले, तुम करना क्या चाहती हो? अगर तुमने फिर हंगामा किया तो मेरे घर से निकल जाओ, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। तीसरे चाचा बोले, अरे ये क्या कह रहे हो? बात इतनी कड़वी क्यों बोल रहे हो? दादा बोले, मैंने क्या कड़वा कहा? एक बहू होकर भी इतनी हिम्मत, बस बहुत हुआ, अब और झगड़ा मत करो, अंडा मुझे लाकर दो। मेरी तीसरी चाची जल्दी से अंडा लेकर आई और परनानी के हाथ में दे दिया। आंगन में खड़े सारे लोग पास आ गए। सबकी नजर परनानी पर टिक गई और फिर परनानी ने बहुत आसानी से अंडा छील दिया। दादा बोले, देखा तीसरी बहू, अब तो यकीन हो गया मैं बूढ़ी हो गई हूँ। इतने लोग शोर करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सब लोग अब अपने अपने घर जाओ, बस कुछ बच्चे यही मेरे साथ रह जाएं। जब परनानी ये बात बोल रही थी उनकी नजर लगातार हम बच्चों पर ही थी। दादा बोले, अगर तुम्हें शोर पसंद नहीं तो हम सब अपने घर चले जाते हैं, बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे आज रात। तुम तीनों मेरे साथ पश्चिम वाले कमरे में सोगे। मेरी दादी ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा। 8 बाव तो पूर्व वाले कमरे में ही रहेगा, तुम्हारे पश्चिम वाले कमरे की खाट बहुत छोटी है, कुछ दिन के लिए 9 बाव और शुइंग तुम्हारे साथ सो जाएंगे। परनानी ने कुछ नहीं कहा। वो 9 बाव और शुइंग को लेकर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। रात होने लगी। मैंने देखा दादी मिट्टी की खाट पर बैठी थी, उनकी आंखें खाली सी लग रही थी। उन्होंने दादा को हल्का सा धक्का दिया। तुम क्या सोच रहे हो? जाउदी आखिर गया कहाँ? दादा धीरे से बोले, मुझे लगता है उसे मम्मा खा गई। ये सुनते ही दादा का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने दादी को घूर कर देखा। क्या बेकार की बातें कर रही हो? माँ ने तुम्हारे सामने अंडा छिला था, फिर भी तुम उन पर शक कर रही हो। जाउदी समझदार बच्चा था, वो ऐसे कहीं भाग नहीं सकता। मुझे लगता है वो अभी भी माँ के कमरे में ही है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो आज रात हम दोनों खिड़की से झांक कर देखेंगे, तब पता चल जाएगा माँ सच में मम्मा है या नहीं। दादा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम हर बात में भूत प्रेत ढूंढती रहती हो, अगर माँ मम्मा नहीं भी होंगी तो भी तुम उन्हें मम्मा बना दोगी। दादी बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, माँ के शरीर से खून जैसी गंध आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं गोदाम में गई थी, वहाँ जो सुअर का खून रखा था वो पूरा गायब था। मैंने शुइंग से भी पूछा, उसने कहा आज सिर्फ माँ ही गोदाम में गई थी, मुझे लगता है माँ ने ही वो खून पी लिया। दादा गुस्से में बोले, बकवास मत करो, मैं अभी जाकर गोदाम देखता हूँ। दादी जल्दी से बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अभी मत जाओ वरना माँ को शक हो जाएगा। आधी रात होने दो, फिर हम दोनों खिड़की से झांकेंगे। अगर माँ सच में मम्मा है तो वो जरूर 9 बाव और शुइंग पर हमला करेंगी। जैसे ही दादी ने ये कहा अचानक मुझे लगा खिड़की के नीचे कोई साया हिला। मैं जल्दी से उठकर बाहर झांकने लगा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। शायद मुझे ही वहम हुआ था। तभी दादी फिर बोली, मम्मा इंसानों को खाती है और खून पीती है। झाव वाली दादी का भी यही हाल हुआ था। मुझे लगता है माँ का भी वही अंजाम होगा। मेरी मानो तो हमें पहले ही किसी तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। दादा ने माथा सिकोड़ लिया और बोले, ऐसी उलटी सीधी बातें मत करो। 9 बाव और शुइंग माँ के अपने खून है, वो उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाएंगी। अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। अगली सुबह परनानी पश्चिम वाले कमरे से बाहर आई। उनके साथ 9 बाव और शुइंग भी थे और तीनों बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर मेरी दादी एकदम चुप हो गई। वो धीरे से बुदबुदाई, क्या सच में मैं ही ज्यादा सोच रही थी? मेरी दादी बोली, बेकार की बातें मत करो, जाउदी अभी तक मिला नहीं। मैं और 8 बाव की दादी फिर से उसे ढूंढने जा रहे हैं। हांडी में खाना रखा है, तुम लोग पहले खा लेना और रास्ते में धीरे चलना। दादी जाते जाते मेरे कान के पास झुककर धीरे से बोली, 8 बाव अपनी परनानी से थोड़ा दूर रहना और उनकी हर बात पर भरोसा मत करना। ये कहकर दादी और
दादा दोनों बाहर चले गए। मेरी परनानी दीवार के पास धूप में बैठी थी, लेकिन उनकी नजर बार बार हम पर ही आ रही थी। तभी शुइंग बोली, मैं अब परनानी के कमरे में नहीं रहना चाहती। मैंने पूछा क्यों? उसने डरते हुए कहा, परनानी के कमरे में चूहे हैं। उन्होंने मेरी उंगली तक काट दी। नौबाव भी बोला, मैं भी वहां नहीं सोऊंगा। मैंने रात को परनानी को नींद में बड़बड़ाते सुना। वो कह रही थी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात खत्म हुई तभी अचानक मेरी परनानी हमारी तरफ चलकर आने लगी। नौबाव, जाओ जरा पानी गर्म करो। परनानी, तुम सब बच्चों के लिए मुर्गी काट कर खाना बनाएंगी। नौबाव बोला, परनानी, मुर्गियां तो अंडे देने के लिए रखी जाती हैं, उन्हें नहीं काटते। परनानी की आवाज अचानक भारी हो गई। मैंने कहा, काटो तो काटो, घर में लकड़ी भी कम है। तुम और शुइंग पहाड़ पर जाओ, कुछ टहनियां लेकर आओ। मैंने सिर हिलाया और शुइंग के साथ बाहर चला गया। लेकिन जब हम दोनों टहनियां लेकर वापस आए तो परनानी की आंखें अचानक बड़ी हो गई। नौबाव कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मैं कुछ पल तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, नौबाव तो घर में ही था, वो तो पानी गर्म कर रहा था। परनानी अचानक घबरा गई। नहीं नहीं, नौबाव जरूर तुम्हारे साथ पहाड़ गया होगा, मैं तो अभी गोदाम में थी, मुझे वो कहीं नहीं दिखा। जल्दी जाओ, पहाड़ पर उसे ढूंढो। मैं बोला, ये कैसे हो सकता है? अगर वो हमारे पीछे आता तो जरूर आवाज लगाता। मेरी बात खत्म होते ही परनानी का चेहरा अचानक बदल गया। अगर नौबाव पहाड़ पर नहीं गया तो फिर वो गया कहाँ? मुझे लगता है तुम दोनों नहीं चाहते थे कि नौबाव मुर्गी खाए, इसलिए तुमने उसे कहीं छोड़ दिया। जब बड़े लोग वापस आएंगे तब पता चलेगा क्या होगा। ये कहकर परनानी गोदाम के अंदर चली गई। शुइंग रोने लगी। आठबाव नौबाव हमारी वजह से नहीं खोया, अगर वो हमारे साथ होता तो जरूर आवाज लगाता। तभी अचानक पश्चिम वाले कमरे से बहुत हल्की रोने की आवाज आई। मैं चौंक गया। वो आवाज नौबाव की थी। मैं और शुइंग जल्दी से पश्चिम वाले कमरे में भागे। आवाज जैसे अलमारी के अंदर से आ रही थी। हमने जल्दी से अलमारी खोल दी और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अलमारी के अंदर नौबाव पड़ा था। उसका चेहरा सफेद था और उसके गले पर खून के निशान थे। शुइंग डर के मारे खिड़की से कूद गई। वो भागते हुए चिल्ला रही थी, बचाओ। मेरी परनानी तुरंत गुस्से में आ गई। उनका चेहरा डरावना हो गया और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। उस समय मुझे लगा अब मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी अचानक आंगन से आवाज आई, माँ, हम लोग वापस आ गए। दादा खिड़की के पास आए और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा वो एकदम जम गए। मेरी परनानी के बाल पूरे सफेद हो चुके थे, उनकी आंखें लाल चमक रही थी और उनके हाथ में नौबाव था। उनके मुंह से डरावनी हंसी निकल रही थी। मैं डर के मारे बिस्तर के कोने में सिमट गया। दादा तुरंत कमरे में घुस आए। उन्होंने पीछे से परनानी को कसकर पकड़ लिया। फिर वो चिल्लाए, जल्दी जाओ, किसी को भेजो, चेन तांत्रिक को बुलाओ। मैं तुरंत खिड़की से कूद गया और पूरे गांव में दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, मेरी परनानी मम्मा बन गई है। तभी रास्ते में मुझे दादी मिल गई। उन्होंने पूछा, आठबाव क्या हुआ? तुम क्या चिल्ला रहे थे? मैं हांफते हुए बोला, परनानी मम्मा बन गई है। दादा ने कहा, है, जल्दी चेन तांत्रिक को बुलाओ। ये सुनते ही दादी की आंखें फैल गई। वो मेरा हाथ पकड़कर गांव के पश्चिम वाले छोर की तरफ भागने लगी जहां चेन तांत्रिक का घर था। दादी चिल्लाई, चेन तांत्रिक, बड़ी मुसीबत हो गई। गुओं परिवार की बूढ़ी औरत मम्मा बन गई है। घर में अभी कितने लोग हैं? तांत्रिक ने पूछा। दादी बोली, अभी घर में सिर्फ मेरे पति और वो बूढ़ी औरत है। तांत्रिक ने आंखें सिकोड़ ली। मम्मा फिर से जी उठती है। अच्छा है, सिर्फ 2 लोग हैं, अगर ज्यादा लोग होते तो संभालना मुश्किल हो जाता। जल्दी चलो वरना तुम्हारी भी जान जा सकती है। हम सब जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे। जैसे ही हम आंगन में पहुंचे दादी एकदम रुक गई। परनानी को रस्सियों से कसकर बांधा गया था। वो जमीन पर पड़ी थी और आंगन में कई लोग खड़े थे। दादी ने धीरे से पूछा, चेन तांत्रिक, अब क्या करना होगा? चेन तांत्रिक ने आंखें सिकोड़ ली लेकिन कुछ नहीं बोले। दादी घबरा कर बोली, तांत्रिक जी जल्दी कोई उपाय बताइए, मेरी माँ मम्मा बन गई है, अब क्या होगा? तांत्रिक बोले, पहले इस बूढ़ी औरत को गोदाम में बंद करो। तुम लोग पीछे वाले पहाड़ से आड़ू के पेड़ की टहनियां काट कर लाओ। तभी दादा दर्द से कराते हुए बोले, मेरी टांग को मेरी माँ ने काट लिया है। उनकी पिंडली से खून बह रहा था। वो बहुत बुरी हालत में लग रहे थे। तीसरे चाचा की आंखें इधर उधर घूमी और वो कुछ लोगों को लेकर आंगन से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद आंगन में सिर्फ हम कुछ लोग ही बचे। तांत्रिक ने दादा से पूछा, क्या उसने सिर्फ तुम्हारी टांग ही काटी? दादा बोले, नहीं, वो मुझे पकड़ना चाहती थी लेकिन मैं बच गया। तांत्रिक ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, घर में इतने लोग अचानक कैसे आ गए? दादी बोली, शुइंग ने सबको बुलाया है, वो मेरे भाइयों को बुलाकर लाई है। तांत्रिक बोला, ठीक है, अब तुम्हारी माँ को गोदाम से बाहर निकालो। दादा ने सिर हिलाया और गोदाम के अंदर चले गए। तभी चेन तांत्रिक ने जेब से 2 ताबीज निकाले और दादी के हाथ में रख दिए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों इन्हें अपने पास रखो, तब मम्मा फिर से जिंदा नहीं हो पाएगी। और याद रखना, इस आंगन में मौजूद किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मैंने अभी ध्यान से देखा, तुम्हारी माँ पूरी तरह मम्मा नहीं बनी है। आज रात हम उसी का इस्तेमाल करके सुरक्षित रह पाएंगे। दादा ने मेरी परनानी को गोदाम से बाहर निकालकर आंगन में बैठा दिया। परनानी जमीन पर ढहकर बैठ गई थी। उनका चेहरा बिल्कुल सुन्न था, जैसे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा हो। तभी अचानक पश्चिम वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। दादी घबरा कर दौड़ी और नौबाव को कमरे से उठाकर बाहर ले आई। नौबाव दादी की गोद में सिमट गया लेकिन उसकी आंखें सीधी चेन तांत्रिक पर टिक गई थी। दादी धीरे से चेन तांत्रिक के पास गई और फुसफुसाकर बोली, तांत्रिक जी, क्या आपके पास और ताबीज हैं? तांत्रिक ने सिर हिलाया। ताबीज बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मेरे पास और नहीं है। जैसे ही ये बात खत्म हुई तभी तीसरे चाचा और बाकी लोग वापस आ गए। उनके हाथों में बहुत सारी आड़ू के पेड़ की टहनियां थी। चेन तांत्रिक ने उन टहनियों से एक बड़ा सा टोकरीनुमा पिंजरा बनाया। फिर परनानी को उठाकर उस पिंजरे के अंदर बैठा दिया। कुछ लोगों ने मिलकर उस टोकरी को उठाया और आंगन के बड़े पेड़ पर टांग दिया। परनानी उस टोकरी के अंदर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। दादी घबरा कर बोली, तांत्रिक जी, क्या ये तरीका सच में काम करेगा? चेन तांत्रिक शांत आवाज में बोला, चिंता मत करो, 3 दिन के बाद मम्मा खुद ही खत्म हो जाएंगी। अब जाओ, कुछ अंडे उबाल कर लाओ, सबको अंडा छीलने दो। शाम होने पर दादी अंडे उबालकर मेज पर ले आई। मेज पर बैठे लोगों ने जैसे ही अंडे देखे सब एक पल के लिए चौंक गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दादी बोली, अंडे गर्म है, सब लोग जल्दी खा लो। लेकिन जब दादी ये बोल रही थी उनकी नजर मेज पर बैठे लोगों पर ही टिकी हुई थी। सबने अंडे उठाए और छीलने लगे लेकिन नौबाव ने अंडा नहीं उठाया क्योंकि उसकी उंगलियां पहले ही गायब थी। दादी ने एक छिला हुआ अंडा उठाकर नौबाव के कटोरे में रख दिया। नौबाव, गरम गरम खा लो। नौबाव ने कटोरे की तरफ देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्या खाऊं? इतना सुनते ही मेज पर बैठे सारे लोग एक साथ नौबाव की तरफ देखने लगे। दादी बोली, जो कटोरे में रखा है वही खाओ। नौबाव बोला, मुझे अंडा नहीं खाना। ये कहते हुए उसने सिर झुकाकर अपने कटोरे की तरफ देखा लेकिन उसके कटोरे में तो कुछ भी नहीं था क्योंकि कुछ देर पहले दादी चुपके से उसका अंडा हटा चुकी थी। दादी ने सिर उठाकर चेन तांत्रिक की तरफ देखा। चेन तांत्रिक ने इशारे से कहा, चुप रहो। नौबाव बोला, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं मम्मा हूँ? दादी बोली, नहीं मम्मा तो पहले ही पकड़ ली गई है। ये सुनते ही नौबाव की आंखें अचानक चमक उठी। चेन तांत्रिक धीरे से बोला, असल मम्मा तो नौबाव के शरीर में है, आज रात हम उसे पकड़ेंगे। दादा घबरा कर बोले, तो जल्दी करो, मेरी माँ को नीचे उतार दो। चेन तांत्रिक ने सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं, रात को हवा तेज होगी और तभी असली मम्मा पेड़ के नीचे आएगी। जब वो ऊपर देखेगी और टोकरी की तरफ बढ़ेगी तब तुम लोग पीछे से आकर रस्सी से उसे बांध लेना।